हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड और आज हमारा सेकंड चैप्टर की पार्ट भी सेकंड है। हम बात करते हैं आज मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्पर्म काउंटिंग संख्या कैसे बढ़ती है, कैसे हमारा जो ओव्यूलेशन वगैरह होता है, उसके बारे में टू द पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट पर। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके, मतलब कंप्लीट करा दूं मैं, और चैप्टर बाय चैप्टर के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेके आऊँगी विद संक्षिप्त टिप्पणी के साथ में, जो विद डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बात करते हैं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हो। शुक्राणु जनन की क्रिया विधि समझाइए और शुक्राणु की संरचना को भी समझाइए। मैं इसको आपको इस चैप्टर के द्वारा आपके लिए समझाऊंगी। और शुक्राणु पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब अगर आपको इसके लिए टिप्पणी भी लिखने को आ जाती है तो आप हैंडल कर सकते हैं और अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। हम बात करते हैं जब नर मनुष्य 12 से या 15 वर्ष की आयु में आता है तो उसके शरीर में पीयूष ग्रंथि से FSH नामक हार्मोन्स निकलता है। एक हमारे अंदर होते पीयूष ग्रंथि जो विषण मौजूद नर लैंगिक हार्मोन्स, मतलब जो नर लैंगिक जो हार्मोन्स होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स निकलता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन्स है ये जो एक विषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है और टेस्टोस्टेरोन को उत्तेजित करता है, मतलब जो विषण में नर लैंगिक मौजूद होते हैं उसको उत्तेजित करता है, जिससे शुक्राणु जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये उत्तेजित होता है तो इससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, निर्माण होने लगता है। और शुक्राणु के निर्माण की इस क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जो क्रिया विधि है वो आपके सामने आगे लेके आऊँगी। जैसे कि कोई लड़का है 12 से 15 वर्ष का हो चुका है तो उसके शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से? विषण में टेस्टिस बोलते हैं उनके लिए। टेस्टोस्टेरोन जो उत्तेजित होकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं और नलिकाओं से हमें स्पर्म देखने को मिलते हैं जिनका निर्माण होता है। हम बात करते हैं नर मनुष्य के विषण की शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि। हम आपके लिए इसको किस आधार पर समझा सकते हैं। जैसे कि शुक्राणु जनन की क्रिया विधि। फर्स्ट, नर मनुष्य के विषण में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक शुक्राणु के बनने में लगभग 2.5 मतलब 1 से 2 शुक्राणु बनने में 2 से 5 महीने का समय लगता है। मतलब एक स्पर्म काउंट एक होता है उसके लिए इतना समय लगता है। और शुक्राणु जनन की क्रिया विधि को निम्न पदों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा वृद्धि अवस्था ग्रोथ फेज और थर्ड है परिपक्व मैच्योर फेज। ये हमने 3 तरीके से आपकी जो हमारी जो क्रिया विधि है हम आपके सामने लेके आते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी बेबी सो रही है, वो उठ जाएगी इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो वीडियो वगैरह नहीं बनाने देती, थोड़ा टॉर्चर करती है, परेशान करती है। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा धीरे ही काम करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी क्रिया विधि पे आते हैं। फिर क्रिया विधि मतलब डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं प्रथम जनन कोश प्राइमरी क्रेम सेल्स। ये हमारी 2n1 होती है समसूत्री विभाजन। इसमें ये हमारी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये हमारी गुणन अवस्था आती है। हम प्राथमिक जनन कोश से प्राइमरी जर्म सेल से बात करते हैं। जैसे कि 2n बनते हैं समसूत्री विभाजन। 2n बनने के बाद इसमें समसूत्री विभाजन होता है। 2n इसमें बराबर डिवाइड हो जाते हैं और 2n से भी हमें 2 भागों में देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं
स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्मेटोगोनिया द्वारा हमें वृद्धि गुणन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज। ये गुणन फेज था। अब हमारा वृद्धि फेज आता है 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोष देख सकते हैं, मतलब हमें गुणन वृद्धि से हमें 2n प्राप्त होता है। अब हम इसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इनको n दो भागों में डिवाइड किया, जिससे हमारे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनी। 2n से हम इनको भी डबल। अब हम बात करते हैं परिपक्व अवस्था मतलब मजबूत। ये हमारे दो रूप में कायांतर होते हैं, स्पर्म, और ये हमारी अलग स्पेरोमाइट्स, और यहाँ से हमें शुक्राणु प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि हमें यूपी बोर्ड में अक्सर ये डायग्राम देखने को मिलता है। इसकी क्रिया विधि समझाने को विद डायग्राम के साथ आपको समझाना है। फ्रेंड्स, आपको हर जगह यही डायग्राम मतलब ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है मानव रिप्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी। मल्टीप्लिकेशन फेज, शुक्राणु जनन। इस अवस्था में शुक्राणु नलिका की एक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होता है। मतलब ये समसूत्री विभाजन द्वारा ये बार बार विभाजित होता है। इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं होता है, और विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनाइसिस सेल्स भाज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहलाती है। जैसे कि हमारी आती ग्रोथ अवस्था अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये हमारी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनाती है। अब हम बात करते हैं मैच्योर फेज। इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्राथमिक स्पर्मेटोसेल्स स्पर्मेथड सेल्स में बदल जाता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हाफ होती है। ये स्पर्मेटोसेल्स कायांतर के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये कायांतर हो जाता है, स्पर्मेटाइड्स बनता है, जिससे हमें स्पर्म प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखते हैं शुक्राणु की संरचना, मतलब हमारा जो स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसकी संरचना क्या होती है और कैसे। जैसे शुक्राणु की संरचना, प्रत्येक शुक्राणु पतला, लंबा तथा धागेनुमा होता है। ये संकीर्ण व गर्दशील होता है। इसका शरीर निम्न भाग में बटा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिर, मध्य भाग, पूंछ। ये हमारा सिर होता है, वो जो मिड में होता है वो केंद्रक। ये हमारी जो कैप नुमा होती है इसे बोलते हैं एक्रोसोम। मध्य भाग हमारा ये वाला होता है, और जो टेल होते हैं उसे हम पूंछ बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आप एक शुक्राणु की संरचना बताइए और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो फ्रेंड्स, आप विद थ्योरी विद इसके डायग्राम के साथ आप समझा सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स वैसे आपके सभी क्वेश्चन मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको विद क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लीड। शुक्राणु का सिर लंबा व पतला होता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, मतलब ये हम शुक्राणु की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। इसके सिर पर एक कैपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसका निर्माण गाल्जी बॉडी के द्वारा, मतलब जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो गाल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिडिल पीस, मतलब हम मध्य के बारे में बात करते हैं उसके शरीर के। यह शुक्राणु का छोटा व स्पष्ट भाग होता है, जो कि सिर व पूंछ के बीच जोड़ने का कार्य करता है। हम चित्र देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य वाला भाग। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, कैप के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं थर्ड टेल। ये शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, जो कि महीन धागे नुमा होता है। इसी के द्वारा शुक्राणु में चलन होता है।
अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टू द पॉइंट नोट्स तैयार करती हूँ। आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचते तो अधिक स्टूडेंट्स के लिए लाभ होता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छे किसी को हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट योर गाइस। थैंक यू।